हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स का नया चैप्टर करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो आज हम लोग करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पहले हम लोग फोर्स को समझते हैं, एक्चुअली फोर्स होता क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली फोर्स क्या होता है? जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन आता है, वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, रुक जाता है। तो फोर्स के लगाने से क्या होता है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन होता है, मोशन में चेंज हो जाता है। जो मूव कर रहा है वो और तेज से मूव कर सकता है या रुक जाए, या जो रुका हुआ है वो मूव कर जाए, है ना। जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है हो सकता है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो फोर्स क्या है? फोर्स सिंपली क्या है? फोर्स एक कॉज है जो क्या करता है, एक्सेलरेशन में चेंज लाता है। एक्सेलरेशन में क्या करता है, चेंज लाता है। तो लिख लो फोर्स का डिफिनेशन सबसे पहले। देखो फोर्स का डिफिनेशन, इट इज अ cause which brings change in the acceleration of an object on which it acts तो जिस पे फोर्स लगता है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में चेंज लाता है। उसी कॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। ऐसा कॉज जो किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में चेंज लाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो फोर्स से एक्चुअली होता क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है? जब हम लोग किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो क्या क्या संभावना है होने का, उससे क्या क्या हो सकता है ना। तो जब हम लोग किसी भी फोर्स पे लगाते हैं तो पहला तो चेंज द स्टेट ऑफ मोशन हो सकता है। जो चीज रुका हुआ है वो मोशन में आ सकता है, जो मोशन में वो रुक सकता है, हो सकता है ना। तो लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है इफेक्ट of force. What are the effects of force? सबसे पहला इफेक्ट, it can bring change in the state of motion. It can bring change in the state of motion. It can bring change in the state of motion. Second, it can change the speed of an object. देखो ये सिर्फ रुका हुआ को चला नहीं सकता है, जो चल रहा है उसको रोक नहीं सकता है, इसके अलावा ये स्पीड को भी चेंज कर सकता है। सपोज करो ये जैसे ये मेरा क्या है, मार्कर, ये इसको हम कुछ स्पीड से फेंकें, अब इसको और एक तेज मार दिया, इसका स्पीड और बढ़ गया ना, इस पे फोर्स और तेज कर दिया तो इसका स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। तो फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है या घटा सकता है, ठीक है। तो लिख लो नेक्स्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब तीसरा क्या कर सकता है, ये किसी भी चीज का डायरेक्शन बदल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर ही है, ये मार्कर को हम इधर से फेंकें, इधर से एक फोर्स लगाएं, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इधर से इधर लगा दिया, इसका डायरेक्शन पहले इधर जा रहा था, अब इधर को जा रहा है। तो किसी भी चीज का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे गोलू उधर से दौड़ते हुआ आया मेरे पास, एक चक्का मारे, गोलू वापस मुड़ के चला गया, तो गोलू का डायरेक्शन चेंज हो गया ना। डायरेक्शन चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है फोर्स लगाने से, है ना। तो लिख लो पॉइंट नंबर 3,
It can change the direction of an object. It can change the direction of an object. It can change the direction. It can change the direction of an object. It can change the direction of an object. ठीक है, it can change the direction of an object. तो ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में अभी क्या करना पड़े, चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब चौथा होगा चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चेंज इन द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पेपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. अगर हम इसको फोर्स लगाएं, इसका शेप अभी रेक्टेंगुलर है, हाँ, अब इसको फोर्स लगाकर क्या कर दिया, कुछ और ही शेप का कर दिया इसको. तो मतलब फोर्स लगाने से शेप भी चेंज हो जाता है, ना शेप चेंज. हाँ, फोर्स लगाने से शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. और साइज भी हो सकता है चेंज हो जाए. फोर्स जैसे कोई लकड़ी है, लकड़ी को तोड़ दो तो लंबा था, अब उसका साइज छोटा हो गया, है ना. तो फोर्स से शेप एंड साइज भी चेंज हो सकता है. इसे तीनों को उतार लेना. चौथा हम ऊपर लिख देते हैं, है ना. चौथा पॉइंट हम ऊपर लिख देते हैं, उसको उतार देना. चौथा पॉइंट क्या है, it can change the shape and size. It can change the shape and size of an object. ये हो गया चौथा पॉइंट. तो ये चार था जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स था. फोर्स लगाने से ये चार में चेंजेस हो सकता है. ठीक है, ये चार में चेंजेस हो सकता है. तो इतना समझ में आ गया हम लोग को. अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है. हम लोग को जो टाइप्स पढ़ना है, फोर्स का एक्चुअली बहुत सारे टाइप्स होता है, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ना है हमको. दैट इज बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा अनबैलेंस्ड फोर्स. तो 2 टाइप्स ऑफ फोर्स हम लोग को पढ़ना है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. तो सिंपली समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स एक्चुअली में होता क्या है, फिर इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, तो सिंपली समझो कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है. जैसे ये मेरा डस्टर है ना. अब इस डस्टर को हम इधर से फोर्स कर रहे हैं, ये डस्टर इधर मूव कर रहा है. फोर्स लगा रहे तभी तो इधर जा रहा है ना. ये डस्टर को फोर्स लगा है, ये इधर मूव किया. अब इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं डस्टर को, दोनों पे बराबर फोर्स लगा रहा है. अब डस्टर किधर मूव कर रहा है, इधर भी मूव नहीं कर रहा है, जहाँ है वहीं पे लग रहा है. तो हम जब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगाते हैं, एक का डायरेक्शन इधर और दूसरा का डायरेक्शन इधर, और दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, मतलब कि दोनों का फोर्स बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए. तब क्या करेगा, ये फोर्स को ये फोर्स या ये फोर्स को ये फोर्स बैलेंस कर देगा. ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा. बैलेंस करने के बाद टोटल फोर्स इस पर क्या हो जाएगा, 0. अगर ये +10 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो इसमें उल्टा डायरेक्शन से लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -10. तो +10 और -10 0. तो इस पर फोर्स कितना लगा, 0. तो ऐसे फोर्स को लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स. जब 2 और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड द रिजल्टेंट फोर्स इज 0 और टोटल फोर्स उस पर 0 हो जाए, तो सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. जब किसी भी बॉडी पे 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगता हो, फिर भी उस बॉडी पे 0 फोर्स लग रहा है, उस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है, तो इसका मतलब वो सब फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है. वो फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स है. अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब कि अब सपोज करो यही डस्टर है, ये डस्टर को एक तरफा हम लेके चल रहे हैं, तो ये इस पे कोई इसको बैलेंस नहीं कर रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स. इवन सपोज करो, चलो बैलेंस करने दी आ गया, ये है, हम इसको इधर से लेके चल रहे हैं, ये इसको बैलेंस कर, लेकिन इधर से हम ज्यादा मात्रा में फोर्स लगा रहे हैं, इधर कम लगा रहे हैं, तब भी उधर जा रहा है ना. तो ये थोड़ा मोड़ा इसका फोर्स को बैलेंस कर दे रहा है, लेकिन पूरा नहीं कर रहा है, 0 नहीं कर पा रहा है. 0 नहीं कर पा रहा है इसलिए तो ये मूव कर रहा है ना, इधर से ज्यादा फोर्स लग रहा है तभी तो उधर जा रहा है. तो इसका मतलब कि ये भी अनबैलेंस फोर्स है. जब तक 0 नहीं होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, अनबैलेंस. तो सिंपली समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन तभी होगा जब फोर्स अनबैलेंस्ड होगा. चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नहीं होगा कब तक, जब तक फोर्स अनबैलेंस होगा. अगर मान लो बैलेंस है, फोर्स बैलेंस है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, तो कोई चेंज तो लाएगा नहीं, वो तो 0 के बराबर हो गया ना बैलेंस फोर्स. तो जब तक फोर्स अनबैलेंस नहीं होगा कोई भी चेंज
नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से अंकित इस पे लगाया 20 न्यूटन फोर्स, अंकित कितना लगाया 20 न्यूटन फोर्स, और इधर से गोलू लगा दिया 20 न्यूटन फोर्स। एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरा का डायरेक्शन इधर है, तो अभी बैलेंस पता है इस, अच्छा इसको ये अनबैलेंस लिखा हुआ इसलिए कंफ्यूज होगा, नहीं हम अनबैलेंस और बैलेंस के साइड पे नहीं लिखना, सिर्फ बैलेंस बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन फोर्स और ये 20 न्यूटन फोर्स, 20 न्यूटन फोर्स इधर जा रहा है, 20 न्यूटन फोर्स इधर आ रहा है। अगर ये अंकित लगाया 20 न्यूटन फोर्स और ये गोलू लगाया, अब ध्यान दो दोनों फोर्स सेम लगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है 20 न्यूटन 20 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन इस साइड है, इसका डायरेक्शन इस साइड, तो एक को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मर्जी है, तुम इसको चाहो पॉजिटिव लो या इसको पॉजिटिव लो, तुम गोलू को पॉजिटिव लो या अंकित को पॉजिटिव लो, हम इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको भी पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको भी नेगेटिव ले सकते हैं। अगर लेकिन ये सिंपली समझ लो कि किसी एक को पॉजिटिव लेंगे दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, जब डायरेक्शन उल्टा होगा अपोजिट होगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ यही बताता है कि डायरेक्शन उल्टा है, डायरेक्शन क्या है उल्टा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है। तो ये प्लस 20 न्यूटन, ये माइनस 20 न्यूटन। अब दोनों को ये दोनों फोर्स इस पे लग रहा है, दोनों को जोड़ोगे प्लस 20 माइनस 20 को जोड़ोगे तो जीरो ही ना हो जाएगा, तो टोटल फोर्स इस पे कितना लग रहा है माइनस 20 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 0 न्यूटन। तो इस पे टोटल 0 न्यूटन जब फोर्स लगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है इस पे, जैसे अब अंकित को आया गुस्सा, अंकित अपना क्या किया फोर्स बढ़ा दिया 30 न्यूटन कर दिया, अब गोलू बेचारा सोया हुआ था, वो सोचा नहीं कि अंकित फोर्स बढ़ाएगा, ये 20 न्यूटन रखा, इसको अगर हम पॉजिटिव लिए हैं तो इसको मान लो नेगेटिव, हाँ तो क्या हो जाएगा, अब दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा -30 में प्लस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -10 न्यूटन। तो मतलब अंकित का फोर्स, अंकित वाला माइनस है ना, तो अंकित का फोर्स 10 न्यूटन गोलू से ज्यादा है, तो इसका मतलब इस पे 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा 10 न्यूटन फोर्स से, 30 न्यूटन फोर्स से नहीं, 20 न्यूटन फोर्स ये वाला इसको बैलेंस कर दिया, तो सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स से ये आगे जाएगा, ठीक है 10 न्यूटन फोर्स से आगे जाएगा, क्लियर है समझ आ गया। अब गोलू को गुस्सा है 10 न्यूटन फोर्स बढ़ाकर रोक देगा, नहीं तो हो सकता है 20 न्यूटन फोर्स बढ़ा के और इन्वर्टेड दे, ठीक है, वो डिपेंड करता है किधर फोर्स ज्यादा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब तक ये फोर्स जीरो ना, जब तक ये दोनों फोर्स मिलाकर जीरो ना हो जाए तब तक ये क्या है अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स ऐसे भी हो सकता है, या कोई एक ऑब्जेक्ट को अकेले 20 न्यूटन से टेकेल रहा है, तो अकेले टेकेल रहा है तो ये तो अकेले जा रहा है ना, तो ये भी क्या है अनबैलेंस्ड फोर्स है, ये भी क्या है अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्लियर है। आप सिंपली समझो, जैसे मान लो घर में कबर्ड होता है, कबर्ड जानते हो ना, अलमारी, बड़ा सा अलमारी होता है, इसमें कपड़ा वपड़ा रखते हैं, हाँ तो वो अलमारी होता है, उसमें हम उस अलमारी को भरा हुआ है किस चीज़ से, उस कबर्ड को हम भरे हुए हैं कपड़ा से। अब मम्मी बोलती जाओ अलमारी को वहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दो, उस कॉर्नर ऑफ द रूम से उस कॉर्नर ऑफ द रूम में शिफ्ट कर दो, तो तुम लगे उसको ढकेलने, अब तुमसे वो अलमारी हिल ही नहीं रहा, तुम बोले सर बैलेंस कहाँ हुआ मेरा फोर्स, हम तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन मेरे पीछे से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो मेरा फोर्स बैलेंस कहाँ हो गया, अलमारी हिलना चाहिए था ना, हम कुछ तो फोर्स लगा रहे हैं ना, कुछ फोर्स लगा तो अलमारी पे फोर्स लग रहा है, कबर्ड पे फोर्स लग रहा है, मतलब कबर्ड को मूव करना चाहिए था, क्यों नहीं मूव कर रहा है सर, हम तो फोर्स लगा रहे हैं, तो मेरा फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है। तो याद रखना देयर इज ऑलवेज अ फोर्स हु बैलेंस्ड एवरीवन्स फोर्स, दैट इज फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन। अब कोई भी पृथ्वी से या किसी भी सरफेस से कनेक्टेड होता है, जैसे ये तुम्हारा कबर्ड है, ये तुम्हारा कबर्ड है, ये 30 से कनेक्टेड है, तो जब भी तुम इस पे एक फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ भी एक फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस के रफनेस के कारण एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, अगर तुम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में। याद रखना फ्रिक्शन फोर्स हमेशा तुम्हारे फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगता है, जो फोर्स तुम लगाओगे उससे, इसीलिए बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज द अपोजिंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को अपोजिंग फोर्स बोलते हैं। किसका अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस दी मोशन, मोशन को अपोज करता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कोशिश करता है कोई मूव कर रहा है उसको रोको, तुम इसको मूव करने की कोशिश करवा रहे हो तो फ्रिक्शन इसको रोकने का कोशिश कर रहा है, द फोर्स व्हिच अपोजेस द
द फोर्स विच अपोजेस द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं द फोर्स विच इज क्रिएटेड ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड अपोजेस द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट के कारण हो और वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करे, रोके उसको हिलने से, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तुम इधर फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन इधर। अब बोल रहे हो कि सर हम तो फोर्स लगा रहे हैं, अलमीरा नहीं हिल रहा है, क्यों? क्योंकि अलमीरा का वजन ज़्यादा है तो इस पर फ्रिक्शन भी लगा रहा है, वजन के कारण इसका फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा हो रहा है। तो तुम तब तक इसको हिला नहीं पाओगे जब तक फ्रिक्शन फोर्स का से ज़्यादा फोर्स तुम नहीं लगाओ। अब बोलोगे सर फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा कितना फोर्स होता है? हम बोलेंगे तुम अगर इस पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन -10 न्यूटन फोर्स होगा। अगर तुम इस पर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो तो फ्रिक्शन -20 न्यूटन हो जाएगा। तुम अगर 30 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन -30 न्यूटन। बोलो सर हम तो जितना बढ़ा रहे हैं फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा है, कभी खत्म ही नहीं रहा है, ये तो हिलेगा ही नहीं कभी। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन फोर्स का एक लिमिट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब भी तुम फ्रिक्शन फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसका एक लिमिट होता है, उस लिमिट से ज़्यादा फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता है। वो डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट का मास कितना, उसका वेट कितना। जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा उसका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। मतलब वो मैक्सिमम लिमिट जो फ्रिक्शन लग सकता है, मैक्सिमम फोर्स जो फ्रिक्शन लगा सकता है, वो मास पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो ज़्यादा भारी है उसको मूव करना मुश्किल होता है। ये भी तो फ्रिक्शन लगा ही रहा होगा ना मेरे हाथ पे, लेकिन इसको मूव करना आसान है। क्यों? क्योंकि इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन बहुत कम है, क्योंकि इसका वजन कम है। समझ में आया? तो अभी हम लोग बैलेंस अनबैलेंस को समझ लेते हैं, फिर फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन पे आते हैं। तो बैलेंस अनबैलेंस क्लियर है। जब टोटल फोर्स, जब एक से ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और टोटल फोर्स 0 ही रह जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। और जब एक से ज़्यादा फोर्स लग रहा है या सिंपली एक ही फोर्स लग रहा है और टोटल फोर्स 0 ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक सबको? तो थोड़ा सा लिख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। चलो लिख लो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बीच का डिफरेंस लिख लेते हैं थोड़ा, है ना? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं क्या है। जाओ जी। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। हाँ, तो बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स में डिफरेंस समझते हैं। पहला डिफरेंस है डिफिनेशन दोनों का। व्हेन टू और मोर forces, when two or more forces act on an object, when two or more forces act on an object, but the resultant मतलब टोटल फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है ना, रिजल्टेंट फोर्स, but the resultant force on the object, but the resultant force on the object remains zero, then it is called balanced force. Then it is called balanced force. जब दो या दो से ज्यादा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स बोलने का मतलब है टोटल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे 0 रहे तो उसको लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। इसमें क्या लिखोगे? when the resultant force is non-zero, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 के अलावा कोई नंबर हो, ठीक है, 0 के अलावा कोई नंबर हो, तब उसको लोग क्या बोलेंगे? तब हम लोग क्या बोलेंगे इसको? जब रिजल्टेंट फोर्स 0 के अलावा कोई नंबर हो तो उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तब हम लोग क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो लिख लो, when the resultant मतलब टोटल फोर्स, फिर से बोल रहा है, when the resultant force on an object is non-zero, 0 के अलावा कुछ और, non-zero, then
then the force then the force is called unbalanced force. Then the force is called unbalanced force. इसका सेकंड एग्जांपल, मतलब सेकंड डिफरेंस, जब तक फोर्स बैलेंस रहेगा स्टेट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन नहीं होगा। जो चीज रुका हुआ रहेगा, जो रेस्ट जो मोशन में वो मोशन में रहेगा, उसको हम लोग स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते। चलता हुआ ऑब्जेक्ट को रोक नहीं सकते, रुका हुआ ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते, शेप एंड साइज नहीं चेंज कर सकते। तो मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होगा बैलेंस फोर्स से। फोर्स बैलेंस रहेगा तो उसमें तो जीरो ही ना हो गया फोर्स, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसको लिख लो, इट कैन नॉट ब्रिंग change in the state of motion. It cannot bring change in the state of motion. इसमें लिखोगे it can bring change in the state of motion. ये चेंज ला सकता है। It can bring change in the state of motion। ठीक है, ये तो डिफरेंस है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स का। क्लियर सबको? ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं पे छोड़ रहा है बैलेंस एंड बैलेंस फोर्स के पास। फिर अगले दिन हम लोग थोड़ा फ्रिक्शन और लिमिटिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉज ऑफ मोशन पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलो सब लोग नोट्स कंप्लीट कर लेना।